हेलो गाइज, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम यूजीसी नेट के पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी भारतीय राजनीतिक विचारक के 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेरा नोट्स है, ठीक है ना। और इसमें भारतीय राजनीति विचार के यूनिट 3 का टोटल 45 क्वेश्चन है, जो सभी PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। यहाँ के क्वेश्चन के सीरियल नंबर पे नहीं जाइएगा, ठीक है ना, वो अलग है। और यहाँ हम अपने शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? मतलब महात्मा गांधी अपने आप को किस रूप में बताया है? तो वो तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी, यानी कहने के मतलब हुआ फिलोसफिकल एनार्किस्ट, ठीक है ना, दर्शनात्मक अराजकतावादी के रूप में अपने आप को बतलाया है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकों को उनके प्रकाशन के क्रम में लगाएं। तो ये सभी पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है? नहीं, सभी नहीं लिखा गया है। मतलब यहाँ जो 4 ऑप्शन में दिया गया है ना, वो पुस्तक के प्रकाशन वर्ष के कालक्रम में लगाना है। तो देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1927 में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का प्रकाशन कब हुआ? 1927 में। द इंडियन स्ट्रगल का प्रकाशन कब हुआ? 1935 में। इंडिया विंस फ्रीडम का प्रकाशन कब हुआ? 1958 में। और आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में इसका प्रकाशन हुआ। तो ये इसका कालक्रम हो गया। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्ज़ाम में हमारे बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, मतलब जो भी हमारे ये विचारक यहाँ दिए गए हैं 4 राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां और बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। तो देखिए, इनके जन्म वर्ष के हिसाब से भी कर सकते हैं हम लोग, और अगर इनके कुछ कुछ काम याद हो कि ये किस वर्ष के आसपास फेमस रहे हैं, तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा करके दिया गया है, इसको देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। पहला है राजा राम मोहन राय, जो 1772 में है। फिर उसके बाद है सर सैयद अहमद खां, 1817 में। ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे, तो वो भी 1800 के आसपास हुआ था, यानी 19वीं शताब्दी में हुआ था। उससे भी ये अंदाज़ा आप लगा सकते थे। फिर उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक कब? 1856 में। रविंद्रनाथ टैगोर है, तो वो कब है? 1861 में। चलिए अगले सूची की तरफ चलेंगे, जिसमें मिलान करना है। दे रहा है कि 20वीं शताब्दी में जैकोबिनिज्म किसने दिया? तो वो M.N. राय ने। स्वैच्छिक निर्धनता का विचार कौन दिया? तो वो महात्मा गांधी ने। फिर है मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया, परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, यह कथन किसका है? तो वो भीमराव अंबेडकर का है। फिर है विकास एक एकीकृत सिद्धांत है, यह किसका है? तो वो अरविंदो का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया है? मतलब इंडियन इकोनॉमी जो है, भारत की अर्थव्यवस्था, उसको बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो वो है लॉयड और सुजन रुडोल्फ। लॉयड और सुजन रुडोल्फ। फिर है
अगला क्वेश्चन कि सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वह निम्नलिखित में से किसमें से थी? ठीक है ना। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी गुजराती भाषा में किए थे वह किसमें से थी? तो डायलॉग ऑफ प्लेटो, मतलब प्लेटो का जो डायलॉग था उसमें से एक थी यह। फिर है कुछ पुस्तक यहाँ दिए गए हैं, उनके प्रकाशन वर्ष को याद करना है क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए आता है। पहला है इन सर्च ऑफ गांधी, उसका प्रकाशन कब हुआ? 1982 में। दूसरा है गांधीज ट्रूथ, कब हुआ? 1969 में। तीसरा है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, 1950 में। और चौथा है गांधी फाइटर विदाउट ए स्वॉर्ड, वो भी 1950 में है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किसने किया? तो वो है एम.एन. रॉय ने किया था। द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किसने किया? एम.एन. रॉय ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है प्रणब वर्धन। क्या है पुस्तक? पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब वर्धन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है। किसने माना है? रजनी कोठारी ने माना है। भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना कौन? तो वो है रजनी कोठारी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित घटनाओं का सही कालानुक्रम लगाना है। ठीक है ना। तो ये सभी घटना महात्मा गांधी द्वारा संचालित है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए फर्स्ट है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में विरोध प्रकटीकरण वे कब किए थे? तो वो है 1907 में। ठीक है ना। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में वे विरोध प्रदर्शन किए थे कब? 1907 में। चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विरोध प्रकट कब हुआ था? 1917 में। फिर तीसरा है कि भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो ये चंपारण आंदोलन के जस्ट बाद हुआ 1918 में। और चौथा है अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया गया कब? 1918 में। देखिए फ्रेंड, इसमें जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है ये दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। दोनों तो 1918 में ही होता है, सबको याद रहता है, लेकिन इसमें जो है कौन पहले हुआ कौन बाद में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, इसको ऐसे याद रखिएगा यहाँ से, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है ना। खेड़ा सत्याग्रह से याद रखना है। एक मिनट। हाँ, तो हम खेड़ा सत्याग्रह की बात कर रहे थे। यहाँ पर जो है ये खेड़ा जो लिखा हुआ है, तो ये खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ? 1918 में। कब हुआ? 1918 में। ये याद रखिएगा। तो ये हुआ था फरवरी में। ठीक है ना। और अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया 1918 में ही। तो ये मार्च में हुआ था। ठीक है ना। तो ये अहमदाबाद मिल के नाम से भी जाना जाता है। ये कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो क्या याद रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह जो है फरवरी 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद मिल वाला जो औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया वो मार्च 1918 में हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा था? तो ये लॉयड और सुजन रुडोल्फ। ठीक है ना। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थिंक करते हैं, और इनका इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस विचार किया गया है। 100 दिन का रिसर्च रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में हर चीज़ को देख रहे थे इंडिया के लिए।
तो इन्होंने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा। कौन? तो लॉयड तथा सुजन रुडोल्फ हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया? तो वो है एंथनी डी स्मिथ। एंथनी डी स्मिथ ने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, एंथनी डी स्मिथ ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सावरकर के अनुसार वे कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? तो वो है क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति। ये सावरकर के अनुसार 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं। कौन कौन से है? क्षेत्र प्रदेश पहला है, दूसरा प्रजाति है और तीसरी संस्कृति है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी सामूहिक अहंकार, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? एम एन रॉय ने। किसने किया है? तो वो एम एन रॉय ने किया है। चलिए एक बार इसको और पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन को कि किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी सामूहिक अहंकार, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? वो है एम एन रॉय। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अंबेडकर की रचनाओं के प्रकाशित होने का क्रम, उनके बुक दिया गया है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए, यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वेयर द शूद्रा, द अनटचेबल, द बुद्धा एंड हिज धर्म। तो इसमें सबसे पहले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आया, ठीक है। उसके बाद हु वेयर द शूद्रा आया, द अनटचेबल्स आया, फिर लास्ट में द बुद्धा एंड हिज धर्म आया, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है। देखिए फ्रेंड, ये मेरा नोट्स है, इसलिए आपको यहाँ पूरा क्वेश्चन ऑप्शन अलग अलग ऐसे नहीं दिखेगा। क्वेश्चन आंसर तो में तो दिखेगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। तो नोट्स टाइप का भी कलेक्शन है ये, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन कंटेंट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अगला हम लोग देखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग और मानव शरीर के अंग का मिलान करना है। तो आमत्य क्या थे? आँखें। आमत्य आँखें थी, और सुहृद क्या थे? कान, और दुर्ग का भुजाएं, आर्म्स, जो हमारी बाजू होती है भुजाएं वो, और कोश का मुख से संबंध था। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? तो ये तो पता ही होगा, पेरियार रामास्वामी जो आए हुए थे, कहाँ? बनारस आए हुए थे, तो वहीं की घटना है। काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने पेरियार को नास्तिक बना दिया। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो वो है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो वो है 1999 में, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1999 में। अगले क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की? संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की? तो वो है एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द की रचना की। अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कथन किसका है? कथन बताना है। एक कथन दिया गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में यूजीसी नेट के। तो वो है, हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। देखिए कितना मस्त ये स्टेटमेंट है कि हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें एक सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। यह कथन है दादा भाई नेहरू का, ठीक है ना, जो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किए थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में क्या सही है?
गांधी जी ने जो अपना सर्वोदय की अवधारणा दी थी उसके बारे में कथन को पढ़ना है और बताना है कि क्या सही है। तो देखिए, इसका मेन मुख्य उद्देश्य था समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना। वहीं महात्मा गांधी की सर्वोदय अवधारणा है, ठीक है ना, कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना है। अगला है बुक दिया गया है और उसके ऑथर का नाम दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो चलिए, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से, तो हम देखेंगे अगले इसमें क्वेश्चन में। तो इसमें फर्स्ट बुक है कि इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड पुस्तक किसने लिखा? तो वो है शेलिक जी हैरिसन ने लिखा। अगली पुस्तक है इन परसुएट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट, वो किसने लिखा? रूडोल्फ एंड रूडोल्फ ने। तो इसको पूरा नहीं याद रखना है, इसको इतना याद रखना है, इन परसुएट ऑफ लक्ष्मी किसने लिखा? रूडोल्फ एंड रूडोल्फ ने लिखा। फिर है अगली पुस्तक कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसने लिखा? तो वो है फ्रैंकलिन फ्रैंकेल। किसने लिखा? फ्रैंकलिन फ्रैंकेल ने लिखा। अगली पुस्तक है इंडियन पैराडॉक्स, वो किसने लिखा? तो वो मैरोन वीनर ने लिखा था इंडियन पैराडॉक्स पुस्तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडियन पैराडॉक्स किसने लिखा? मैरोन वीनर ने लिखा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो वो है किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम था? किसने इस विचार को अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना, कि जाति स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम है? वो कौन थे? महात्मा गांधी थे, जिन्होंने जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम था इस विचार को अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर हम अगले की तरफ बढ़ेंगे, तो किस स्टेटमेंट है, ठीक है ना, किसने कहा था कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हैं। देखिए, ये बहुत ही मस्त लाइन है कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हैं। तो वो है महात्मा गांधी का कथन है ये। देखिए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन को आप उसके विचार को, बात को मतलब इंटरेस्ट से समझिएगा तो वो जल्दी याद हो जाएगा, नहीं तो इसको रट नहीं सकते हैं। अगले क्वेश्चन है कि किस वर्ष एम.एन. रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडित यानी समाप्त कर दिया? एम.एन. रॉय की पार्टी थी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको उन्होंने कब ख़त्म कर दिया? तो वो है 1948 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहां पर प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहां पर प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई? तो वो है जोहान्सबर्ग में सितंबर 1906 में। दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में भारतीयों द्वारा प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई। अब देखिए, कथन और कारण में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और बहुत ही ये यूजीसी नेट में पूछा जाता है ये, कि पहला कथन आपका अभिकथन रहेगा, असर्शन एंड रीजन, और दूसरा में कारण देगा, पूछेगा कि दोनों में कौन सही है, दोनों सही है या एक कोई सही है, ठीक है ना। और अगर सही, और फिर इसमें नीचे वाला कारण पहले का सही कारण है या नहीं, ये भी बताना रहता है। तो इसका एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले इसका अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन में है कि आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं
सामयिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान करना चाहते थे। देखिए इसमें आप क्या नया देखे है कि इस दोनों कथन के बीच में हमने क्योंकि लगा करके पढ़ा है। हालांकि यहाँ पे क्योंकि तो दिया नहीं था, तो नहीं भी दिया रहता है तब भी आपको लगा के पढ़ना है। इसको लगा के पढ़ने से क्या होगा, दोनों में लय पता चलेगा। अगर उसका कारण सही रहेगा तो वो लय आपका सही बैठेगा और समझ भी आएगा कि ये सही है। लेकिन यहाँ देखिए, आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं सामयिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान करना चाहते थे। क्या लगता है आपको, सही है कि नहीं? तो देखिए दोनों सही हैं, दोनों तो सही है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा जेपी ने दिया था और ये उसका सही व्याख्या भी कर रहा है कारण इसका, इसलिए दोनों सही है और कारण भी सही है क्योंकि वो अभिकथन की व्याख्या कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में 2 कथन दिया गया है और इसमें बताना है कौन सही है। ये थोड़ा मतलब उससे आसान रहता है, लेकिन इसमें जो है कि सीधे बताना है कौन सही है, 1 सही है, 2 सही है या दोनों सही है या 1 गलत है 2 सही है। तो इसको पढ़ते हैं। पहला कथन है कि नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया। नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया। सोचिए। कथन 2 है, नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका। चलिए देखते हैं इसमें दोनों कथन जो है सही है। नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया है, ठीक है, और नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में जाएंगे। फतवाए जहांदरी की विषय वस्तु क्या है? सबसे पहले बताइए आप लोग कि फतवाए जहांदरी किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फतवाए जहांदरी किसने लिखा है। तो ये फतवाए जहांदरी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, जिसका विषय वस्तु रहा है मुस्लिम शासकों के लिए नसीहत। चलिए अब हम लोग फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो वो है कि धर्मशास्त्र के बारे में कौन से कथन सही हैं? देखते हैं कथन क्या कह रहा है कि धर्मशास्त्र धर्म पर केंद्रित हिंदू ग्रंथों से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है कि धर्मशास्त्र धर्म पर केंद्रित हिंदू ग्रंथों से संबंधित है। अगला कथन है कि मनु का मनुस्मृति प्रारंभिक धर्मशास्त्रों में से एक है। मनु का मनुस्मृति प्रारंभिक धर्मशास्त्रों में से एक है, तो ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। और धर्मशास्त्र धर्म पर केंद्रित हिंदू ग्रंथों से संबंधित है, ये भी सही है, यानी दोनों का दोनों कथन सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो देखिए धर्मशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत के बारे में हम लोग ध्यान में रखकर कथन को पढ़ेंगे। तो पहला कथन कह रहा है कि स्वामी यानी राजा को मानव शरीर में सिर के समान केंद्रीय भूमिका माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि मानव शरीर में हमारे सर का, हेड का जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सारे हमारे बॉडी ऑर्गन जो वहीं से कंट्रोल होता है, वहीं से उसको आदेश पारित होता है और जो भी आदेश दिया जाता है उसी तरह की एक्टिविटी होता है। तो बिल्कुल राजा भी उसी तरह से है, वो केंद्रीय भूमिका में रहते हैं और जिस तरह की वो आदेश देते हैं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों मंत्रियों द्वारा वही पालन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है।
दूसरा है कि दुर्ग यानी किला खजाने और सेना की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और राज्य की भुजाओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्या लगता है? दुर्ग खजाने और सेना की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और राज्य की भुजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों बिल्कुल सही हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की षड्गुण नीति के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है ना, कौटिल्य के षड्गुण नीति के बारे में कौन से कथन सत्य है उसकी पहचान करना है। पहला कथन है कि संधि यानी ट्रीटी का अर्थ है यदि दुश्मन मजबूत हो तो संधि का विकल्प चुनना चाहिए। ये कौटिल्य के षड्गुण नीति का सही है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि आसन का अर्थ है दुश्मन के क्षेत्र के पास बलों को तैनात करना, सैन्य बलों को तैनात करना। ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि आगन्नसूत के बारे में कौन कौन कथन सही हैं उसकी पहचान करना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहला कथन है कि आगन्नसूत दीर्घ निकाय संग्रह में 27वां प्रवचन है, तो ये भी सही है। आगन्नसूत दीर्घ निकाय संग्रह में 27वां प्रवचन है। दूसरा है कि आगन्नसूत के अनुसार सभी 4 जातियाँ मठवासी जीवन में प्रवेश कर सकती है और अरहंत स्थिति प्राप्त कर सकती हैं, ये भी सही है। तीसरा कथन है कि धम्म को सभी सिद्धांतों पर सार्वभौमिक और सर्वोच्च माना जाता है, तो ये भी सही कथन है। तीनों का तीनों कथन सही है आगन्नसूत के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी के बारे में, कि जियाउद्दीन बर्नी और उनके न्याय पर विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि बर्नी दिल्ली सल्तनत के दौरान एक राजनीतिक दार्शनिक थे, तो बिल्कुल सही, दिल्ली सल्तनत के टाइम थे ये। बर्नी के अनुसार न्याय प्रभावी शासन का मौलिक स्तंभ है। न्याय जो है वो प्रभावी शासन का मौलिक स्तंभ है, तो ये बिल्कुल सही कथन है दोनों। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला है कि कबीर के कौन से कथन सही है, इसको पढ़ना है और देखना है। तो देखिए, पहला कथन है कि कबीर के शिक्षण प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्णतः बल्कि तीव्रता से अस्वीकृति पर आधारित थे। कबीर के शिक्षण प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्णतः बल्कि तीव्रता से अस्वीकृति पर आधारित थे, बिल्कुल सही है ये। फिर दूसरा है उनके शिक्षण ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के सभी प्रकार की बाहरी पूजा का खुलकर उपहास किया। हाँ, ये तो दोनों की आलोचना किए ही हुए है। तीसरा है कि उनकी कविता भाषा एक प्रकार की बोली जाने वाली हिंदी थी, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और स्टेटमेंट है कि कबीर ने अपने अनुयायियों को हिंदू और इस्लाम दोनों से प्राप्त किया, बिल्कुल सही, दोनों धर्म में इनके अनुयायी बने। अगला क्वेश्चन है कि बेगमपुरा में के बारे में कौन से कथन सही है। मतलब ये बेगमपुरा जो है कबीर का आइडियल स्टेट था, ठीक है ना, और उसके बारे में यहाँ दिया गया, बताना कौन से कथन सही है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि बेगमपुरा अज्ञानता से मुक्त एक रहस्यमय शहर का वर्णन करता है, बिल्कुल सही है। बेगमपुरा में कोई कष्ट नहीं है, सभी स्वतंत्रता में रहते हैं, बिल्कुल सही। आइडियल स्टेट कोई बनाएगा तो उसी तरह का ही बनेगा। बेगमपुरा आध्यात्मिक साक्षात्कार और ज्ञान का प्रतीक है, बिल्कुल सही। यानी कि तीनों का तीनों कथन सही हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि पंडिता रमाबाई के नारीवादी विचारधारा के बारे में सही कथन क्या है, ठीक है ना। बहुत ही ये प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी। तो देखिए, रमाबाई ने 1882 में आर्य महिला सभा की स्थापना की, जो भारत का पहला नारीवादी संगठन था, बिल्कुल सही है। रमाबाई ने स्त्री धर्म नीति महिलाओं के लिए नैतिकता मराठी में प्रकाशित की, बिल्कुल सही है। ये देखिए, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि उनकी जो पुस्तक है स्त्री धर्म नीति,
वह जो है मराठी भाषा में लिखी गई। बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है ना। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है और गलती कर लेते हैं लोग। तो याद रखिएगा कि रमाबाई ने स्त्री धर्म नीति मराठी भाषा में लिखी है। अगला उसी में का स्टेटमेंट है भी कि रमाबाई ने स्थानीय समर्थन की कमी के कारण विधवाओं के लिए एक संस्था के लिए समर्थन पाने इंग्लैंड गई। बिल्कुल सही है, यहाँ स्थानीय समर्थन उनको नहीं मिल रहा था, जिसके लिए वो इंग्लैंड गए। रमाबाई ने इंग्लैंड में सर बार्टल फ्रेयर से मिलने के बाद द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन लिखा। बिल्कुल सही है, ये द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन इंग्लैंड जब गई वो तब लिखी थी, ठीक है ना। वहाँ के लोगों को इस बुक के माध्यम से इंडिया की महिलाओं की समस्याओं के बारे में समझाया, ठीक है ना, इसलिए ये भी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक की स्वराज की अवधारणा के बारे में सत्य है। तो देखिए, पहला है कि तिलक ने स्वराज को समावेशी शासन, कल्याण और उत्तरदायित्व के रूप में परिभाषित किया है, तो ये सही है ये। दूसरा है कि तिलक ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस में स्वराज भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है का ऐलान किया, ये भी सही है। इनका फेमस कोड जो है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसके मतलब ये घोषणा किए थे और वहाँ से ये फेमस हुआ था। उसी में का कथन है कि तिलक ने स्वशासन के लिए समर्थन देने के लिए एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण के बारे में सत्य कथन बताना है। तो देखिए, पहला इसमें है कि तिलक ने शुरुआत में क्षेत्रीय नायकों पर ध्यान केंद्रित किया और बाद में राष्ट्रीय एकता को अपनाया। बिल्कुल सही है। फिर इसी में है कि उन्होंने वेदांत की आध्यात्मिक एकता को पश्चिमी राष्ट्रवादी विचारों के साथ जोड़ा, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए, यानी तिलक ने राष्ट्रवाद के लिए राजनीतिक जुटान और आर्थिक विचारधारा के महत्व पर जोर दिया, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। तो वो है स्वामी विवेकानंद के नियो वेदांत के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो वो है विवेकानंद ने वेदांत को एकता और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके पुनर्जीवित किया। दूसरा है नियो वेदांत ने व्यवहारिक आध्यात्मिकता पर जोर दिया और कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग की सलाह दी, यानी दोनों सही है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में दोनों कथन। फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो वो है स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद पर दृष्टिकोण के बारे में सत्य कथन कौन है, उसकी पहचान करना है। देखिए, पहला है विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को भारत की आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान से जोड़ा। बिल्कुल सही है। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक धरोहर के पुनर्जीवन के प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना, ये भी सही है। बिल्कुल दोनों कथन सही है। अगले क्वेश्चन के बारे में चलेंगे। तो कौन से कथन रविंद्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण के बारे में गलत है, उसकी पहचान करना है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन में जो कथन में गलत हो या नहीं है आया, तो वहीं पे मिस्टेक करता है लोग कि सब तो पढ़ लेते हैं और गलत है कि नहीं छांटना है वहीं भूल जाते हैं। तो जहाँ पे नहीं रहेगा या गलत रहेगा तो पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि वो ध्यान में रहे। तो देखिए, पहला कथन है टैगोर ने अन्य देशों के प्रति आक्रामकता के साथ देशभक्ति की सराहना की। नहीं भाई, ये आक्रामकता की तो बातें नहीं करते तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है उन्होंने वैश्विकता को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाया, तो ये सही है। उन्होंने वैश्विकता को, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाया। अगला स्टेटमेंट है उसी में कि टैगोर ने विभाजनकारी राष्ट्रवाद की आलोचना की। ये भी सही है, ठीक है ना।
और अंतिम स्टेटमेंट है कि उन्होंने समावेशी और आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शित राष्ट्रवाद पर जोर दिया। ये भी सही है, यानी इसमें का फर्स्ट जो था वो हमारा क्या था, रॉन्ग था, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग था उसको, और आंसर वहीं हो जाएगा क्योंकि वहीं पूछा जा रहा था कि गलत कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जिसमें अवधारणा दिया गया है और उसका विवरण दिया गया है। यानी कि राष्ट्रवाद जो अवधारणा है ये उसका डिस्क्रिप्शन विवरण है कि नहीं है, उसके बारे में बता रहा है कि नहीं, देखना है। तो देखिए, आक्रामकता के बिना देशभक्ति को महत्व देना और समावेशी और आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शित राष्ट्रवाद पर जोर देना, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, वो है सांस्कृतिक विविधता और मानव एकता के बीच संतुलन बनाना और शांति को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है। तीसरा है सच्ची स्वतंत्रता, 4 चरण हैं इसके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामुदायिक स्वतंत्रता, वैश्विक स्वतंत्रता और अनंतता तक स्वतंत्रता। देखिए ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बताए थे। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो 4 चरणों में होती है। पहले व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता, फिर सामुदायिक स्वतंत्रता, उसके बाद वैश्विक स्वतंत्रता और अंत में अनंतता तक स्वतंत्रता, इन्फिनिटी तक, इन्फिनाइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से उदाहरण यानी कोट्स रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, कौन से कथन, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखते हैं हम लोग कथन को। तो पहला कथन है, आप केवल पानी को देखकर समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। बताइए कितना एक मोटिवेटेड लाइन भी है ये, कि आप केवल पानी को देखकर समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। ये भी कथन अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रही है कि हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। तीसरा कथन है, सच्चाई यह है कि संघर्ष और विजय की भावना पश्चिमी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति और केंद्र में है। ये भी बहुत अच्छे कथन है। और ये तीनों के तीनों कथन जो है वो किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। ये सभी टैगोर की है तीनों कथन, याद रखिएगा, ये पूछता है एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम में आपके कथन आएंगे। तो इस तरह से हमारा लास्ट होता है आज, और ये 45 क्वेश्चन हमारे भारतीय राजनीति विचार के थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसको एग्ज़ाम से पहले देख करके ज़रूर जाइएगा, एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद करेगा। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ये मेरे नोट्स से थे और क्वेश्चन सभी एकदम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए MCQ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा फ्रेंड आप लोगों को, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो MA कर रहे हो, नेट JRF की तैयारी करने वाला हो, यानी और भी टीचर PGT एग्ज़ाम की तैयारी करते हो पॉलिटिकल साइंस से, उनको आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। यहाँ सभी तरह की मेंटरशिप और गाइडेंस दी जाएगी। चलिए, थैंक यू।